हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आ गए डे नंबर 10 पर। बैंकिंग स्टॉक्स को एनालिसिस करना हम सीख रहे थे। माफी चाहूंगा आपसे, मैं 2 दिन से वीडियो डाल नहीं पाया था, थोड़ी तबीयत में गड़बड़ी हो गई थी उसकी वजह से। तो हम आ गए डे नंबर 10 पर। हम बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करना सीख रहे थे। तो पहले हमने वीडियो में बात करी थी कासा रेशियो वगैरह के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज। आज का अपना टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज का मतलब सिंपल सा आप समझते ही हैं, जो हमसे पैसा लेकर जाता है वो लायबिलिटीज, जिसको मैंने अपनी तरफ से पैसा दिया वो लायबिलिटी हो गया। तो उसकी कॉस्ट बैंकों को कैसे पड़ती है। अब इसमें आता क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज में आता है अपना करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडीज एंड पॉलिसीज। जो बैंकों में पॉलिसीज वगैरह होती है ना वो। तो इन सब का एवरेज मिला के कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज में बैंक को कैसे पैसा देना पड़ता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडीज, पॉलिसीज, इन सब का एवरेज मिला के जो भी बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है वो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज के अंदर आता है। अब जैसे करंट अकाउंट पर तो बैंक को चलो 0% देना पड़ता है। सेविंग अकाउंट पे मान के चलते हम अच्छी बैंक स्टेब्लिश हो चुकी है तो 3%, एफडी पे लगभग 7% और पॉलिसीज पे भी लगभग ऐसे ही 6-7% के करीब देना पड़ता है बैंक को। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, लगभग जो हो जाएगा 3-7 अप्रोक्सीमेट 4-5% के बीच में हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज यहां पर एवरेज इतना परसेंट ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को, एवरेज इतना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब मान के चलते हैं हमने एवरेज कितना आ रहा है 4%। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज कितना आ रहा है एवरेज 4%। अब बैंक लोन पे कितने पर दे रही है, बैंक किसी बिजनेसमैन को लोन दे रही है, वो दे रही है 12% पर। अब 12% पर बैंक लोन दे रही है जब, और उसको पब्लिक को देना है 4%, 4% इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ पर बैंक कमाएगी 8%। तो यहाँ पर बैंक 8% कमा लेगी तो इससे बैंक की ग्रोथ अच्छी होगी, बैंक की ग्रोथ होगी, बैंक के शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, सब कुछ ही होगा यहाँ से। तो अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन समझना जरूरी है। अब यहाँ पर इस चीज को मैनेज करने के लिए बैंक क्या करती है, जो नई नई बैंक आती है ना, बिल्कुल नई नई मार्केट में जब आती है बैंक एस्टेब्लिश होना शुरू होती है, तो बैंक ज्यादा परसेंट इंटरेस्ट देती है। सेविंग अकाउंट पे ही 6-7-8% लगभग देने लग जाती है। तो उससे बैंक क्या करती है, अपना कासा रेशियो बढ़ाने की कोशिश करती है। बैंक यहाँ पर कासा बढ़ाने की कोशिश करती है, ज्यादा इंटरेस्ट देकर कस्टमर को एक्वायर करने के लिए बैंक कासा बढ़ाती है। अपना करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देने लग जाती है, 6%-7% शुरुआत में देती है। जो भी अपन मान सकते हैं जो बैंक नई आती है मार्केट में, वो बैंक कासा अपना बढ़ाती है। तो अब मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कासा देखना जरूरी है, बट यहां पर एक कंडीशन और है। क्यों, जब आप कासा देख रहे हो, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, जब आप कासा परसेंटेज देख रहे हो तो आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज भी देखना जरूरी है। जब आप कासा रेशियो देख रहे हो, कासा परसेंटेज देख रहे हो, तो आपको कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज भी किसी बैंक का देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बैंक क्या करेगी, कासा बढ़ाने के लिए 8% का इंटरेस्ट दे रही है, 6-7% का इंटरेस्ट दे रही है, तो बैंक कमाएगी कितना, 8% पे देगी, और 12% या 10% पे लोन देगी, तो 2%, 3%, 4% इतना बैंक जब कमाएगी तो उसकी ग्रोथ तो बहुत धीमी होगी। बैंक की ग्रोथ ही धीमी धीमी होगी। अगर बैंक इतना परसेंट इंटरेस्ट देने लग जाएगी, 6%, 7%, तो बैंक की ग्रोथ धीमी हो जाएगी, उसके शेयर प्राइस भी धीमे हो जाएंगे, सब कुछ ही धीरे धीरे होने लगेगा, बैंक की ग्रोथ रुक जाएगी और बहुत स्लोली होने लग जाएगी। इसलिए बैंक को आपको देखने हैं जब शेयर, तो जब आप कासा रेशियो देख रहे हो, तो ये बात जरूरी है, आप कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज भी देखना है आपको। ठीक है, ये बात नोट कर लेना। कासा देख रहे हो तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज भी देखना जरूरी है। तो बैंक ज्यादा परसेंट इंटरेस्ट दे देकर सेविंग अकाउंट पे कासा तो बढ़ा लेती है, पर बैंक की ग्रोथ कम हो जाती है फिर। इसलिए आप जब कासा देख रहे हो तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज देखना जरूरी है। इससे पता पड़ता है बैंक कितना एवरेज इंटरेस्ट देना है अपनी पब्लिक को। ठीक है,
तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, पॉलिसीज, इन सबका एवरेज जो भी इसको बैंक को देना है इंटरेस्ट, तो वो आपको देखना जरूरी है। कासा के साथ कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज मस्ट है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एडवांसेस ग्रोथ और लोन ग्रोथ। ये क्या होता है? एडवांसेस ग्रोथ और लोन ग्रोथ ये बताता है बैंक में कि बैंक ने जब किसी को लोन के रूप में पैसा दिया तो उस पर बैंक ने कितनी % ग्रोथ दिखाई। नाम से दिख रहा है एडवांस ग्रोथ और लोन ग्रोथ, तो बैंक ने किसी को लोन के रूप में पैसा दिया, उस पर फिर बैंक ने कितनी ग्रोथ अपनी दिखाई है। ठीक है, तो ये बताता है ग्रोथ बैंक ने कितनी दिखाई है। मान के चलते हैं किसी को बैंक ने 100 रुपए दिए लोन के रूप में और उस पर 21% की ग्रोथ दिखाई बैंक ने उस पर 21% की ग्रोथ दिखाई, तो बैंक के पास कितने हो गए टोटल? अब बैंक के पास हो गए 121 रुपए। 121 रुपए बैंक के पास हो गए लोन के रूप में देने के लिए। तो बैंक अब 121 रुपए लोन के रूप में दे सकती है दूसरे लोगों को। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि बैंक ने 21% की ग्रोथ दिखाई है। ऐसे ही बैंक अब 121 रुपए देगी, फिर और ग्रोथ दिखाएगी, फिर उससे बढ़ के आएगा पैसा, फिर और देगी बैंक पैसा, तो उससे और ग्रोथ दिखाएगी। तो इससे अपन को ग्रोथ पता चलती है बैंक की। तो एडवांस ग्रोथ और लोन ग्रोथ से अपन को पता पड़ता है कि बैंक में हिस्टोरिकली कितनी ग्रोथ आ रही है, पहले पास्ट में हिस्टोरिकली कितनी ग्रोथ आई है और अब कितनी ग्रोथ और दिखा रही है बैंक में। तो ये अपन को पता चलता है एडवांस ग्रोथ और लोन ग्रोथ से। अब बैंक के पास पैसा आ गया, ठीक है, अब लोन के लिए सब बैठे हैं। बहुत लोगों को लोन चाहिए होता है, ना जाने बैंक कितनी फाइल रिजेक्ट कर देती है कि हम लोन नहीं दे सकते, क्योंकि बैंक को अपनी तो ग्रोथ दिखानी है। बैंक अब हर किसी को तो लोन देगी नहीं, बैंक को अपनी ग्रोथ भी दिखानी है कि हाँ मैं जिसको पैसा दे रही हूँ उससे पैसा मेरा बढ़कर आएगा, उससे मेरी ग्रोथ होगी। तो बैंक न जाने कितनी फाइल रिजेक्ट भी करती है। तो अब एडवांस ग्रोथ और लोन ग्रोथ ये जरूरी है, पर अब ग्रोथ दिखाएगी कैसे? अब बैंक ग्रोथ दिखाएगी तो जब ही ना जब बैंक के पास पैसा आएगा। तो बैंक के पास पैसा आएगा, इसको अपन बोलते हैं CAR परसेंटेज, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं जिसको हम। तो बैंक को लोन तो आसानी से दे देगी बैंक। अब बैंक तो किसी को भी लोन दे सकती है, सोच समझ कर देगी बैंक जब लोन। तो बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, तो वो अपन को पता चलता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इतना डाइजेस्ट करिए इसको, और चलिए अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं। किसी बैंक को हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं एडवांस ग्रोथ और लोन ग्रोथ कैसे देखते हैं, और इससे पहले जो हमने देखा था टॉपिक उसको भी हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज को कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखना शुरू करते हैं। चलिए हम आ गए हैं ticker.finology.in पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं किसी बैंक के बारे में। देखते हैं हम IDBI बैंक को। तो देखिए हम IDBI बैंक पर आ गए हैं। देखो हमको क्या देखना था? कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज़। तो नीचे जाएंगे हम ऐसे, तो यहाँ पर हमको दिखेगा कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज़। देखो एवरेज इस बैंक को 3.41% रुपीज़, और ये कह सकते हैं हम 3.41% इंटरेस्ट देना है। जो भी इसके पास करंट अकाउंट होंगे, सेविंग अकाउंट होंगे और FDs होंगी, पॉलिसीज होंगी, इसके ऊपर इसको 3.41% रुपीज़ या 3.41% लगभग 3.5% इसको इंटरेस्ट पे करना है अपने पब्लिक को। और उसके बाद ये कुछ लोन देगी 10% 12% पर, उस पर फिर ये पैसा कमाएगी। तो यहाँ से अपन को कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज से पता पड़ेगी, यहाँ पर 3.5% इसको देना है, जो भी इसको फिर लोन देगी ये 10% 12% पे, तो इससे इसकी ग्रोथ पता पड़ेगी कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज से। तो हमको जब हम कासा देख रहे हैं तो हमको कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज भी देखना जरूरी है। अब देखते हैं हम एडवांसेस ग्रोथ। एडवांसेस ग्रोथ और लोन ग्रोथ यहीं दिखेगा आपको। देखिए ये है, मतलब बैंक अगर किसी को 100 रुपये दे रही है तो उसके ऊपर 18% की या 18.5% की लगभग अपनी ग्रोथ दिखा रही है। किसी को अगर बैंक ने 100 रुपये दिए हैं तो उस पर इसको 118 रुपये वापस मिल रहे हैं। फिर उसके बाद 118 रुपये बैंक के पास है लोन देने के लिए। तो एडवांसेस ग्रोथ और लोन ग्रोथ यहाँ पर इस बैंक का है 18%।
बैंक अगर 100 रुपये दे रही है किसी को तो उसके लौट के मिल रहा है 118%, 18% की ग्रोथ आ रही है बैंक में। तो ये अपन को पता पड़ता है एडवांसेस ग्रोथ से। तो यहाँ पर दोनों साइड बाय साइड दिख जाएंगे, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पर दिख जाएगा आपको और यहीं पर एडवांसेस ग्रोथ भी दिख जाएगा। तो दोनों ही इस तरीके से आपको चेक करना है किसी भी बैंक का। ये हमने चेक करा था IDBI बैंक का, ये कोई शेयर रिकमेंडेशन नहीं था। आप अपना शेयर खुद एनालाइज कीजिए और अपनी स्टॉक को खुद पिक कीजिए। अभी एनालिसिस बैंक का और बाकी है तो हम उनको आगे देखेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो लोगों को समझ में आना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स को कैसे एनालाइज करा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। डे नंबर 11 में बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करना भी थोड़ा और सीखेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय।